नमस्कार। कैसे हैं? सीसे ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम शुरू करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उस टॉपिक में अपने राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ ली, प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद, और अंतिम जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में आपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। और आप समझ पाए कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग होता है और मंत्रिमंडल की भूमिका सरकार में क्या होती है और मंत्री परिषद क्या होता है, इसके बारे में आज डियर स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और वो है भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। तो देखिए, संसद को जानने से पहले थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि हमारा जो इतिहास है वो क्या कहता है कि संसद के बारे में। तो देखिए, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर जो सरकार है उसके सामान्यतः 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं और उन 3 अंगों में आप पहले जान चुके हो, पहले की क्लासों में भी हमने पढ़ लिया, जिसमें आपने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और थर्ड था आपका न्यायपालिका। इस तरह से जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर सरकारों के रूप कौन से भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार के जो अंग हैं वो 3 ही होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो यहाँ हम कार्यपालिका के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पूरा कंप्लीट। व्यवस्थापिका के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका को सामान्यतः उस सरकार के उस अंग से लिया गया है जो क्या करती है, कानून निर्माण का काम करती है। ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट कार्य है व्यवस्थापिका का, वो कानून निर्माण करने का है। उसके बाद आपने देखा कानून निर्माण पारित करने के बाद अगला जो फंक्शन है या अगला जो अंग है वो क्या करता है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कि सही तरीके से कानून लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी के हितों की अनदेखी तो नहीं हो रही है। इस तरह से सरकार कार्य करती है और देश विकास करता है। तो व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने का काम करती है। तो जो भी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिकाएं हैं और कानून नहीं बनेगा देश कैसे चलेगा। इसलिए कानून निर्माण जैसी एक संस्था है व्यवस्थापिका। आप ये कह सकते हो कि व्यवस्थापिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, अलग नामों से जान सकते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ब्रिटेन जाएं तो ब्रिटेन में इसको क्या नाम दिया गया है, पार्लियामेंट। ब्रिटेन में संसद को क्या नाम दिया गया है, या आपकी जो व्यवस्थापिका है उसको क्या नाम दिया गया, पार्लियामेंट। उसके बाद अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में आप लोग उसको क्या नाम से जानेंगे, अमेरिका में कांग्रेस। और अगर बात करें हम लोग जापान में, तो जापान में इसका नाम क्या है, डाइट। हम बात करें दूसरे देशों की, जर्मनी में इसको बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में इसको सूरा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जापान में व्यवस्थापिका का क्या नाम है, तो डाइट है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, या ब्रिटेन में जो कानून बनाने वाली संस्था है वो कौन है, पार्लियामेंट। अमेरिका में कांग्रेस है, कांग्रेस के 2 सदन हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे जापान है, जर्मनी है, अफगानिस्तान है, इराक है, इराक में मजलिस कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, मुख्यतः इस तरह से इसको नाम से जाना जाता है। तो अब आप बात करें भारत में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। तो भारत में व्यवस्थापिका ही क्या है, संसद कहलाती है। ये आपको पहले ही बात याद रखनी है। तो आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संसद को पढ़ने वाले हैं, भारत की व्यवस्थापिका को पढ़ने वाले हैं।
विधायिका को पढ़ने वाले हैं और उसका काम है कानून निर्माण करने का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात ब्रिटेन में पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, व्यवस्थापिका या हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसको लिया है, इसलिए यहाँ पार्लियामेंट जो है उसका हिंदी रूपांतरण संसद होता है। वही अमेरिका में कांग्रेस है, जापान में उसको डाइट कहते हैं, जर्मनी बुंडेस्टैग कहते हैं, अफगानिस्तान में शूरा और इराक में मजलिस। तो ये जो नाम है इनका एक ही काम है और वो काम क्या है, कानून निर्माण करने का। तो यहाँ कानून निर्माण करने वाली संस्था जो है भारत में वो कौन है, संसद है। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो संसद है। और संसद को जानने से पहले आपको ये भी जानना है कि प्राचीन काल में इस संसद के बारे में क्या उल्लेख था। तो आप लोग देखिए प्राचीन इतिहास अगर भारत का देखें तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। संसद का न होकर वहां पर दो नाम दिए गए थे, एक नाम था समिति और एक नाम था सभा। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है, सभा और समिति, दो भाग बताए गए थे, सभा और समिति। समिति प्राचीन काल में ये दो तरह की, यहाँ सभा को क्या नाम दिया गया वर्तमान में, उसको लोकसभा कह सकते हैं आप लोग, और उसी समिति का नाम आजकल क्या बन गया, राज्यसभा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, सभा और समिति का, जो आधुनिक में उसका सदन का अंग है। अब आप लोग देखिए भारत की संसद का गठन देखिए कि भारत में संसद का गठन कैसे होता है और उसका उल्लेख क्या किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, 79, अनुच्छेद 79। उसमें कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी। अब देखिए ये 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी और उसके दो सदन कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद के दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और तीन अंग होंगे। तीन अंग को आप लोग यूं समझ सकते हैं, जैसे ये आपकी संसद है, इस संसद में ये दो सदन बनाए हमने। ये पहला सदन है जिसको आप लोकसभा कह सकते हैं, और दूसरा सदन है आपका जिसको आप लोग राज्यसभा कह सकते हैं। LR से मतलब लोकसभा, ये लोकसभा है और ये आपकी राज्यसभा है, ठीक है। ये हमारी यानी पार्लियामेंट है, इसके दो सदन हैं और तीन अंग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लोकसभा से पारित होने के बाद कानून राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित हो रहा है पहली बार तो वो लोकसभा में जाएगा। इन दोनों से पारित होने के बाद में एक तीसरा व्यक्ति और है जो इसके अंदर नहीं बैठता, बाहर बैठता है, और वो कौन है, आपका राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि संसद के तीन अंग हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो आपका है राष्ट्रपति। तो यहां से प्रश्न बनता है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी तीन लोगों से मिलकर संसद का गठन होगा। यानी आप ये कहें कि संसद में कौन कौन लोग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो बनेगी आपकी संसद। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा संसद के पार्ट्स यानी सदन है, और तो वही राष्ट्रपति को इसको अंग माना है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और जब तक राष्ट्रपति कानूनों पर साइन नहीं करते, बिलों पे, तब तक वो कानून नहीं बनता। इसलिए राष्ट्रपति को भी क्या बनाया गया है, अंग बनाया गया है, किसका, संसद का। तो यहाँ आपकी अगर ये पूछता है कि पार्लियामेंट में कितने अंग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन अंग होंगे, और कितने सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होंगे। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए आगे कि आप लोग देखें कि संसद का अगर आपको सदस्य बनना है, तो उसके लिए आपको क्या योग्यताएं रखनी होंगी। तो सांसद बनने के लिए योग्यता,
सबसे पहले देखिए आप लोग, संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता। संसद का सदस्य बनने की योग्यता। तो यहाँ सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं, सबसे पहली जो बात करी गई है कि उसे भारत का नागरिक, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात करी गई है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और साथ में ऐसी योग्यताएं, तीसरी बात करेगी, ऐसी योग्यताएं पूर्ण करता हो जो संसद ने तय की है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देखिए, पहली बात है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर आपको संसद का सदस्य बनना है, संसद का मतलब यहाँ हमने माना दोनों सदन, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य भी सांसद कहलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा का सदस्य भी और राज्यसभा का सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाता है। तो उसका सदस्य अगर आपको बनना है तो सबसे पहले उसके लिए योग्यताएं क्या होंगी, यानी इसके लिए कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव में, तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए, इस बात को लेकर भी कई बार मांग उठी है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं है। इसकी मांग उठ रही है कि भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति ही सांसद बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सांसद बनेगा वही तो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, वही मिनिस्टर बनेगा। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए या भारत का सांसद बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, ऐसा ही लिखा हुआ है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में जन्मा हो। अब आप यहाँ भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है, जिसके पास भारत की सिटीजनशिप हो, यानी भारत का नागरिक हो। तो यहाँ ये शर्त लागू करनी चाहिए, मांग उठ रही है कि उसे भारत में जन्म लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ही इसके लिए योग्य माना जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में केवल इतना ही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म उसका कहीं भी हो, उसके पास क्या होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, और वह इंडियन है तो वह चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद दूसरी बात करी गई है कि राज्यसभा के लिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, उसकी न्यूनतम आयु तय करी गई है कि कम से कम वो 30 वर्ष का होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, राज्यसभा के लिए अप्लाई कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तथा लोकसभा को क्या कहते हैं, संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, राज्यसभा के लिए कितना न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितनी, 25 वर्ष। तो यहाँ आपको उम्र का डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकतम आयु तो आप लोग देखिए, कई सांसद ऐसे भी हैं जो 10-10 बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब 10 का मतलब आप इंटू 5 से करें तो कितना, 50 साल तो उसको चुनाव लड़ते हुए। तो ये स्थिति बनती है कि न्यूनतम आयु यानी कम से कम उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, और
लोकसभा के लिए अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप लोग उत्तर देंगे 25 ईयर ओल्ड, यानी 25 वर्ष का न्यूनतम आयु होना चाहिए। और इसके बाद तीसरी बात करेंगे, ऐसी योग्यताएं पूर्ण करता है जो संसद समय समय पर तय करती है। कई बार संसद इस तरह की योग्यताएं तय कर देती हैं, उन योग्यताओं को फॉलो करता हो ऐसा व्यक्ति इसके लिए क्या बन सकता है? चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए योग्यताएं निर्धारित की है। इसके बाद आती है निर्योग्यताएं। निर्योग्यताओं का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर है तो उसको क्या किया जा सकता है? सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये की गई है निर्योग्यताओं में कि वह पागल व दिवालिया, पागल व दिवालिया नहीं हो, पागल व दिवालिया नहीं हो। दूसरी बात करी गई है कि आपराधिक प्रवृत्ति या चुनावी, जब चुनाव चल रहे हैं उस समय चुनाव में भ्रष्ट तरीका, ऐसे कह सकते हो, भ्रष्ट न हो, चुनाव में भ्रष्ट न हो, ऐसे व्यक्ति को निर्योग्यताओं में लिया गया है। और तीसरी बात करी गई है कि दल बदल के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति की सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है। और चौथी बात, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। अगर दोनों से चुनाव जीत जाता है तो उसे 1 माह के भीतर एक स्थान खाली करना होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग निर्योग्यताओं को समझें कि ऊपर वाली योग्यता ये तो होना जरूरी है, इसके अलावा अगर ऐसा फॉल्ट मिलता है उसमें, बाई द वे अगर वो चुनाव जीत जाता है उसके बाद भी उसको निर्योग्यताओं में उसको क्या किया जा सकता है? सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। पागल व दिवालिया का मतलब यहाँ क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है और वो चुनाव लड़ रहा है, तो इसका मतलब वहां संसद में आपको कानून निर्माण करना है, आप बुद्धिजीवी है, वहां देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोग पब्लिक का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पागल हो तो वहां पागल व्यक्ति को बिठाओगे तो क्या करेगा? एक दूसरे कपड़े फाड़ देगा। ऐसे व्यक्ति को संसद के लिए अयोग्य माना गया। इसके अलावा दिवालिया व्यक्ति, अगर मानसिक रूप से वो टॉर्चर है, दिवालिया है, तो वो अपना दिमाग सही यूज नहीं कर पाएगा और मेंटली रूप से वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी यहाँ पर निर्योग्यताओं में यानी रोका गया है। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव में भ्रष्ट तरीका अपना लेते हैं, कई लोग पैसे शराब वगैरह बांटते हैं, ये गलत प्रवृत्ति है। ऐसा कानून बना हुआ है लेकिन अभी इसको फॉलो नहीं किया जाता। सब लोग ऐसा करते हैं लेकिन फिर भी अगर सिद्ध हो जाता है तो चुनाव जीतने के बाद भी उसको क्या किया जा सकता है? उसकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा एक आता है दल बदल के तहत दोषी पाए जाने पर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में अभी 2 गुटों में आपस में संघर्ष हुआ, पायलट जी और गहलोत जी के बीच में, और वो अपने खेमे को लेकर कहीं जयपुर बैठ गए, दूसरा वाला हरियाणा में चला गया। इस तरह से दोनों में विवाद हो गया और ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी से बगावत कर दिया और इसको लेकर दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता निलंबित करने हाई कोर्ट तक मामला चला गया। और जो सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके पास मैटर था, विधानसभा अध्यक्ष की जांच कर सकते थे और उनकी सदस्यता को निलंबित कर सकते थे। दल बदल कानून बना हुआ है। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून, देखिए दल बदल कानून को लेकर क्यों बनाया
बनाया गया दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या था कि 1967 की बात है ये, कि उस समय हरियाणा के एक विधायक थे, उनका नाम था गयालाल, और उन्होंने जैसे रिकॉर्ड ही कायम करना था, उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार पार्टी बदली। यूनाइटेड में चले गए, यूनाइटेड के बाद में वो वापस कांग्रेस में आ गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट पे चले गए शाम को, फिर दूसरे दिन सुबह होते ही दोबारा से कांग्रेस में आ गए। तो उस समय विधायक गयालाल को लेकर जो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने मीडिया के सामने गयालाल को बैठा के बोला कि ये गया राम थे, अब आया राम है। और तब से इस दल बदल को लेकर आया राम गया राम की प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में एक जुमले के नाम से जानी जाती है। आया राम गया राम, आया राम गया राम की प्रवृत्ति किसको प्रदर्शित करती है? दल बदल को। और ये प्रवृत्ति तब से है क्योंकि गयालाल था, वो कई बार पार्टी चेंज की, जिससे उसने रिकॉर्ड ही बनाना था। तो इससे कई प्रकार की सरकारें अस्थिर होने लगी, सरकारें समय से पहले गिरने लगी, और दल बदल के रूप में भ्रष्टाचारी बढ़ने लगी। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी आए, तो उन्होंने एक संविधान संशोधन करके कानून बनाया था, दल बदल कानून, और वो कानून था 52वां संविधान संशोधन। दल बदल निरोधक विधेयक कानून है, और इस कानून में बाकायदा लिखा है अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से, किसी खास पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतता है, और चुनाव जीतने के बाद वह अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो ये कानून ऐसा कहता है कि उसकी सदस्यता निलंबित की जाए, और उसको विधायक है तो विधायक नहीं रहेगा, एमपी है तो एमपी नहीं रहेगा, और उसे पुनः चुनाव लड़ना होगा, और पुनः चुनाव लड़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो विधायक या सांसद के चुनाव जीत पाए। इसलिए अस्थिर सरकारों को रोकने के लिए, बढ़ते हुए धनबल को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया राजीव गांधी जी के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान में रखना है। दल बदल कानून है, आया राम गया राम की प्रवृत्ति इसी जुमले से लागू होती है, और इसीलिए अगर ऐसा दोषी पाया जाता है उसको सदस्यता को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद एक प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितने लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है? जैसे आप जानते हो 545 सीटें लोकसभा की हैं। उन 545 सीटों के जब चुनाव होते हैं तो एक व्यक्ति, जैसे उसे लगता है, कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन वो पहले से वहां से सांसद है, क्योंकि अब बगावत हो रही है उसकी, उसने अच्छा कार्य नहीं किया, जनता में उसकी लोकप्रियता कम हो गई, तो वो अपने जगह के लिए सेफ जगह चूज करता है, और वहां से वो अपना स्थान बदल के वहां से भी चुनाव लड़ता है, और दूसरे स्टेट में जाके वहां से भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कई बार सांसदों ने ऐसा किया है, और विधायक भी अपनी सीट बदलते रहते हैं। तो ऐसा दो लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। अगर बाय द वे अगर दोनों से ही चुनाव जीत जाता है तो एक सीट उसको 1 माह के भीतर खाली करनी होगी, यानी उसे एक सीट से इस्तीफा देना होगा। आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, कल पढ़ेंगे इसके आगे की बात, कैसे शपथ लेते हैं, गणपूर्ति क्या होती है, क्या क्या इनकी पावर्स होती हैं, एमएलए जो आपका संसद है, पार्लियामेंट है। आज के लिए